चुनाव के नतीजे आप जानते हैं सिर्फ नंबर नहीं होते, वो एक कहानी कहते हैं। आज हम आगरा उत्तर की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा शहर जहां सालों की उम्मीदें, कुछ निराशाएं, सब वोटों में तब्दील हो गईं। तो ये सिर्फ एक विश्लेषण नहीं है, बल्कि एक शहर की धड़कन को सुनने की एक कोशिश है। तो इस कहानी को समझने के लिए हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम जमीन पर उतरकर लोगों की आवाज सुनेंगे, उनकी नब्ज टटोलेंगे। फिर 2022 के फैसले के पीछे का जो गणित है उसको समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि पिछले 10 सालों में यहाँ की राजनीति ने आखिर क्या मोड़ लिया है, और अंत में भविष्य की राजनीति का एक खाका कैसा हो सकता है, इस पर बात करेंगे। किसी भी राजनीति को समझने की शुरुआत हमेशा जनता से होती है। चुनावी नारों और बड़े बड़े भाषणों से हटकर आगरा उत्तर के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में क्या चल रहा है, उनकी वो कौन सी पुरानी मांगें हैं जो आज भी अनसुनी हैं। चलिए सबसे पहले इसे ही समझते हैं। देखिए, आगरा उत्तर सिर्फ एक और शहरी विधानसभा सीट नहीं है। ये एक ऐसा इलाका है जो ताजमहल की विरासत और एक बड़े व्यापारिक केंद्र बनने की उम्मीदों के बीच बसा है। यहाँ की राजनीति को समझना मतलब उत्तर प्रदेश के एक बड़े शहरी मन को समझना है। ये जो वादे आप देख रहे हैं, ये सिर्फ कुछ अधूरी परियोजनाएं नहीं हैं, ये दशकों पुराने वादों की गवाही हैं। सोचिए, आगरा में हाईकोर्ट बेंच की मांग कितनी पुरानी है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सपना, एक मॉडर्न स्टेडियम की उम्मीद। ये मुद्दे अब सिर्फ मांगे नहीं रह गए हैं, ये राजनीतिक वादों और जमीनी हकीकत के बीच की एक गहरी खाई का प्रतीक बन चुके हैं। अच्छा, बड़े वादों को अगर एक तरफ रख भी दें तो रोज की जिंदगी की अपनी चुनौतियां हैं। आगरा का जो मशहूर जूता उद्योग है, वो क्यों संघर्ष कर रहा है? कई इलाकों में आज भी पानी की सप्लाई नियमित क्यों नहीं है? बढ़ती महंगाई और युवाओं के लिए नौकरियों की कमी, ये वो सवाल है जो हर वोटर के दिमाग में थे। तो इन तमाम जमीनी मुद्दों और उम्मीदों के बीच 2022 में आगरा उत्तर ने अपना क्या फैसला सुनाया? चलिए अब जरा उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो एक बहुत ही साफ कहानी बयान करते हैं। 1,12,370। ये आंकड़ा सिर्फ एक जीत का अंतर नहीं है। नहीं, जब कोई उम्मीदवार इतने बड़े मार्जिन से जीतता है तो इसके दो ही मतलब हो सकते हैं। या तो एक जबरदस्त राजनीतिक लहर है, या फिर विपक्ष और जनता के बीच संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। ये वोट शेयर का बंटवारा देखिए, कहानी और भी साफ हो जाती है। एक तरफ जीतने वाली पार्टी को लगभग 64% वोट मिले, वहीं दूसरी तरफ जो मुख्य विपक्षी दल था वो सिर्फ 14% पर सिमट गया। और गौर करने वाली बात यह है कि विपक्षी वोट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच कैसे बटा हुआ है। ये बंटवारा ही नतीजों की एक बहुत बड़ी वजह है। और फिर आता है ये आंकड़ा, 55.27% मतदान। हाँ, शहरी इलाकों में अक्सर वोटिंग थोड़ी कम होती है, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये कम मतदान वोटरों की उदासीनता को दिखाता है या फिर नतीजे को लेकर उनके भरोसे को? अक्सर कम मतदान उस पार्टी को फायदा पहुंचाता है जिसका कैडर जमीन पर सबसे ज्यादा मजबूत होता है। तो सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है, आखिर इतना एक तरफा नतीजा क्यों आया? क्या ये सिर्फ एक उम्मीदवार की जीत थी या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक और सामाजिक रणनीति काम कर रही थी? चलिए अब नतीजों के क्या से आगे बढ़कर क्यों का विश्लेषण करते हैं। ये तस्वीर पूरी कहानी को दो हिस्सों में बांट देती है। एक तरफ बीजेपी ने अपने मुख्य समर्थक वर्गों यानी सवर्ण और गैर यादव ओबीसी वोट को बहुत मजबूती से एकजुट रखा। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का वोट समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच बुरी तरह से बट गया। नतीजा, एक मजबूत संगठित ताकत के सामने एक बिखरा हुआ विपक्ष। लेकिन एक बात समझनी होगी, 2022 का ये नतीजा कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये एक ऐसी राजनीतिक कहानी का क्लाइमैक्स था जो पिछले एक दशक से लिखी जा रही थी। चलिए इस सफर पर एक नजर डालते हैं। जरा इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। 2012 में बीजेपी को लगभग 35% वोट मिले थे। 5 साल बाद 2017 में ये आंकड़ा उछलकर लगभग 59% पर पहुंच गया। एक जबरदस्त उछाल। और 2022 में पार्टी ने अपनी पकड़ और भी मजबूत करते हुए 64% वोट हासिल किए। ये किसी एक पार्टी के समर्थन में एक दशक तक चली लगातार और बड़ी बढ़ोतरी को दिखाता है। ये बार चार्ट, ये इस कहानी के सबसे अहम पहलू को एक ही तस्वीर में सामने रख देता है। देखिए, पिछले एक दशक में जहां बीजेपी का वोट शेयर 29% पॉइंट्स बढ़ा, वहीं समाजवादी पार्टी का वोट शेयर वो लगभग जस का तस रहा। राजनीति में अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पीछे जा रहे हैं।
और ये ठहराव किसी भी दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती होता है। और ये जो बात कही गई है, ये इस पहेली के एक बहुत ज़रूरी हिस्से को समझाती है। जब भी गैर बीजेपी वोट आपस में बढ़ जाते हैं, खासकर जब बसपा जैसी पार्टी मैदान में हो, तो इसका सीधा फायदा सत्ताधारी पार्टी को मिलता है। ये वोटों के गणित का एक बहुत ही सरल लेकिन ताकतवर नियम है। तो अब तक हमने समस्या को समझा, उसकी जड़ों तक गए, लेकिन किसी भी विश्लेषण का असली मकसद तो समाधान खोजना होता है। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है, कोई ऐसी रणनीति है जिससे इस राजनीतिक तस्वीर को बदला जा सके? चलिए अब एक ऐसे रणनीतिक ढांचे को देखते हैं जो किसी भी पार्टी को वोटरों से मजबूती से जुड़ने का रास्ता दिखा सकता है। इस सिद्धांत को चतुर्मुख यानी 4 चेहरों वाली रणनीति कहा जा सकता है। पहला चेहरा है संगठन का, मतलब जमीन पर हर बूथ तक फैली आपकी एक मजबूत टीम। दूसरा चेहरा है कहानी का, यानी जनता को देने के लिए आपका एक साफ, सरल और असरदार मैसेज। तीसरा है चुनावी चेहरा, यानी सही उम्मीदवार का चुनाव और सही दलों के साथ गठबंधन। और चौथा चेहरा है संसाधन का, यानी अपनी ऊर्जा, पैसा और टेक्नोलॉजी का सही जगह पर इस्तेमाल। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इसे सीधे आगरा की ज़मीनी हकीकत से जोड़ कर देखिए। जैसे अगर जूते का कारोबार बंद हो रहा है, तो आपकी कहानी के चेहरे में उसे फिर से खड़ा करने की एक ठोस योजना होनी चाहिए। अगर हाईकोर्ट बेंच का वादा अधूरा है, तो आपके संगठन के चेहरे को उसे लेकर लगातार जमीन पर आवाज उठानी होगी। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यवस्थित रणनीति बिखरी हुई शिकायतों को एक मजबूत राजनीतिक ताकत में बदल सकती है। आज के दौर में ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। राजनीतिक सफलता कोई संयोग नहीं होती, ये एक प्रणाली है, एक पूरा का पूरा सिस्टम। चुनाव अब आखिरी कुछ हफ्तों के शोर शराबे से नहीं जीते जाते, बल्कि साल भर चलने वाले संगठन, रणनीति और जमीनी काम से जीते जाते हैं। और अंत में एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है, जब देश में बड़ी बड़ी राजनीतिक लहरें चल रही हों, तो क्या बूथ स्तर पर की गई छोटी छोटी मेहनत और एक व्यवस्थित रणनीति सच में नतीजों की धारा को मोड़ सकती है, या ये सब सिर्फ उस लहर पर बेहतर तरीके से सवार होने का एक तरीका भर है? आगरा उत्तर की कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है।